Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी 5 किंगडम्स हैं हमारे प्लांटे, एनिमिलिया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उन सब की हमने कंपैरेटिव स्टडी करी थी कि किस 1 सेकेंड किस किंगडम में किस तरह से क्लासिफिकेशन है कि कहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है, सेल टाइप किस में प्रोकैरियोटिक है, किस में यूकैरियोटिक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा है। ठीक है, इस तरह से एक ब्लूप्रिंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक ऊपर ऊपर से एक ब्रीफ हमें मिल गया कि किस किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। उसको पढ़ने से पहले हम ये माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है, उनकी बॉडी विदाउट एनी सेल प्रेजेंट होती है, तो जिनको हम इस किसी किंगडम में नहीं रखते हैं और अलग से पढ़ते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वैसा ही एक एग्जाम्पल है वायरस का। वायरस कैसे हैं? ए सेलुलर है, ये बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो किसी भी तरह की सेल से मिलके नहीं बनी है। अब वायरस जो होते हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वायरस किसी भी बॉडी के बाहर, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर तो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। और अगर बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो कैसे वर्क करते हैं? एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद करनी है कि आउटसाइड द बॉडी वायरस कैसे हैं? नॉन लिविंग। और इनसाइड द बॉडी वायरस हैं लिविंग। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। और वैसे इनकी बॉडी कैसी है? ए सेलुलर, मीन्स इनके पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब जो वायरस हैं वो डिस्कवर्ड बाय डेमाइटी लेवेनोवस्की। ठीक है, किसमें? 1892 में। 1892 में लेवेनोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब उसके बाद जो क्रिस्टलाइजेशन है वायरस का, वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, वो किसने करा था? बाय वेंडल स्टैनले 1935 में। 1935 में वेंडल स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया था, इस तरह से क्रिस्टल्स बनाए थे वायरस के, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। अब वायरस जो होते हैं उनको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटसाइड द बॉडी ये कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन लिविंग। बट इनसाइड द बॉडी ये कैसे रिएक्ट करते हैं? लिविंग की तरह। तो इसीलिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, दोनों को लिंक अप करते हैं कि ना तो लिविंग है ना ही कम्प्लीटली नॉन लिविंग है। उसके बाद बहुत सारी फेटल डिसीजेस कॉज करते हैं वायरस, जैसे फुट एंड माउथ डिसीजेस, रिंडर पेस्ट, बर्ड फ्लू इन एनिमल्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, और ये सारी डिसीजेज ह्यूमंस में होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिसीजेज हैं जो फेटल हैं, डेंजरस हैं, और वो वायरस से होती हैं। ये जो अभी हम लोगों ने ये देखा था कोविड, वो भी एक वायरल डिसीज़ था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम वायरॉइड बोलते हैं। वायरस की तरह वायरॉइड्स भी कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। ये भी, इनकी भी बॉडी सेल से मिलके नहीं बनी होती है। अब वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी? थियोरोटो डायनर ने 1971 में। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? आरएनए होता है। और कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो, जेनेटिक मटेरियल कहीं पे भी या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो वायरॉइड में ये क्या होता है? आरएनए होता है, और कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और इसके पास कोई भी कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है, जो भी ऊपर की कवरिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब डिसीज़ वायरॉइड कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? एक इंपॉर्टेंट डिसीज़ है पोटैटो स्पिंडल डिसीज़ इन पोटैटो। तो ये पोटैटो में एक डिसीज़ होती है पोटैटो स्पिंडल डिसीज़, वो किसके द्वारा होती है? वायरॉइड्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है प्रायोन्स का। अब प्रायोन्स की डिस्कवरी की थी स्टैनले प्रूजनर ने 1982 में। ठीक है, ये भी कैसा होता है? इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, इसकी बॉडी प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है।
अब इसमें क्या होता है, स्क्रैपी डिसीज होती है शीप्स में और गोट्स में। प्रायंस क्या कॉज करता है, स्क्रैपी डिसीज शीप्स में और गोट्स में। ठीक है। उसके बाद एक और आती है क्रूट्सफेल्ड, जिसको जैकब डिसीज बोलते हैं, ये किस में होती है, ह्यूमंस में। ठीक है। तो जैकब डिसीज भी प्रायन कॉज करते हैं और स्क्रैपी डिसीज भी प्रायंस कॉज करते हैं। ठीक है। ये डिसीजेस के नाम याद रखना ज़रूरी है। बाकी ये याद रख लूँ कि ये तीनों कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं और ए सेलुलर हैं। इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, वायरस और वायरॉइड्स और प्रायॉन्स की। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस सबसे पहली बार किसने किया था। उसके बाद ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वायरस के बारे में। अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सिम्बायोट, या जहाँ पे हम सिम्बायोसिस देखने को मिलती है कि जो भी दो ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग हैं, वो आपस में एक साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। यहाँ पे दोनों को ही फ़ायदा होगा, ये इससे फ़ायदा उठा रहा है और ये इससे फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और एक दूसरे की लाइफ के लिए इसेंशियल है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। ये क्या है, इट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं, वो दोनों के दोनों ही बेनिफिट जाएंगे, मतलब दोनों का ही फ़ायदा होगा। अब जो लाइकेन है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला फंगस और फंगस दोनों मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब देखो दोनों का फ़ायदा कैसे होगा। अब जो फंगस है वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। जो भी एल्गी है इसको ये शेल्टर देगा, वाटर देगा और मिनरल्स देगा। ठीक है। अब एल्गी क्या करेगी, ये क्या करेगी, इट प्रोवाइड फूड टू फंगस। अब देखो एल्गी जो है वो कैसी है, ग्रीन इन कलर होगी। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाएगी और किसको दे देगी, फंगस को। और फंगस बदले में क्या करेगा, इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो इसकी ज़रूरत है वो इससे पूरी हो रही हैं और जो इसकी ज़रूरत है वो इससे पूरी हो रही हैं, दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। तो दोनों ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं जिसका नाम हम बोलेंगे लाइकेन। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये सुनो कि लाइकेन के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है पायनियर ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ऑफ बेयर रूट्स। जो रूट्स होती हैं उनका सक्सेशन अगर शुरू होता है तो उसकी स्टार्टिंग ही लाइकेन से होती है। ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का ये इंडिकेटर ऐसे है कि जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। मीन्स लाइकेन सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में होगा, उन्हीं जगहों पे होगा जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल कम है। ठीक है, तो अगर आपको ये डिस्कवर करना है, ये जांचना है कि किस एरिया में हाँ जो पोल्यूशन है वो नहीं है, तो आपको सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में पोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर वहाँ पे लाइकेन का प्रोडक्शन है, या लाइकेन वहाँ पे इस तरह से लाइकेन्स आपको दिख रही हैं रूट्स में या प्लांट्स में, तो उसका मतलब है कि वो एरिया एकदम पोल्यूशन फ्री है। ठीक है। उसके बाद जो लाइकेन है वो क्या है, सोर्स ऑफ लिटमस डाई। अब जो लिटमस पेपर होता है उस पर जो डाई यूज़ होती है वो भी लाइकेन से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके यूज़। उसके बाद एसोसिएशन ये याद रखना है कि लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर बना है, फंगस और दूसरा एल्गा। फंगस को बोलेंगे माइकोबायोन्ट और एल्गा को बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लाइकेन। ओके, तो लाइकेन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये दो चीज़ें आउट ऑफ द टॉपिक थी। मीन्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम लोग किंगडम्स पढ़ रहे थे, तो उससे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हमने ये चीज़ें पढ़ी, लाइकेन पढ़ा। वायरस, वायरस और प्रायॉन्स पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम जो मोनेरा है वो हमारा सबसे पहला किंगडम है, सबसे प्राइमरी और सबसे सिंपल बेसिक। ठीक है, तो देखो मोनरा में हमेशा वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, जिनका सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स वो, जब कैरियोटिक वर्ड्स जहाँ पे आएगा उसका मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस आया तो प्रो मीन्स पहला। अब जो प्रोकैरियोटिक का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्राइमरी, बहुत ही बेसिक है,
मीन्स इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो तो हो जाएंगे हमारे प्रोकैरियोटिक। तो भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और इनके पास कभी कहीं कहीं पे न्यूक्लियस लैक भी करता है, ठीक है, इनके सेल में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद यूनिसेलुलर मीन्स इनकी जो पूरी बॉडी है, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होगी। इसके पास सिर्फ एक सेल होगा, कोई भी दूसरा सेल प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। उसके बाद अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी न्यूट्रिशन हो सकता है। मीन्स कुछ एक मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, जैसे एल्गी, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पे निर्भर करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ खाना खुद भी बना सकते हैं और कुछ खाना दूसरे पे डिपेंड होकर भी फीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई कि मोनरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब देखो, अगर हम एक मोनरा के सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा हमारा सेल, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक सेल है तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन थी कि यूनिसेलुलर होंगे, तो हाँ, यूनिसेलुलर ही होंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके बाद ऊपर इनकी जो कवरिंग है उसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ये इससे इसको प्रोटेक्शन मिलती है। कैप्सूल के बाद आता है सेल वॉल, जिससे शेप और प्रोटेक्शन दोनों ही मिलती है। सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और कैसा होता है, इनमें जो चीज़ें चाहेंगी वो ही मूव करेंगी और बाकी चीज़ें मूव नहीं करेंगे। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म वो स्ट्रक्चर है जो सेल की न्यूक्लियाइड और सेल वॉल के बीच का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कैसा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं वेयर सेलुलर प्रोसेसेस अकर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स कैसे होंगे, 70S टाइप के होंगे, ठीक है, बेसिक राइबोसोम्स होते हैं जिनको हम 70S टाइप बोलते हैं। उसके बाद ये देखो, मूवमेंट के लिए पिलाई प्रेजेंट होते हैं, अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला होता है फॉर मूवमेंट, पिलाई होते हैं फॉर अटैचमेंट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अटैचमेंट कहीं भी सबस्ट्रेटम से अटैच होना है तो पिलाई प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट के लिए यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्ग टेल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसको, जो क्या है, डी एज डीएनए, मतलब या जिसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड की फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी मोनेरा होंगे, या हम एग्जांपल उठा लें मोनेरा के, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, उसको प्लाज्मिड बोलेंगे और सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। मोस्टली कैसा होता है, ऊपर के ऑर्गेनिजम्स में डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर नहीं होता है, बट जो बेसिक होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, मोनरा में जितने भी आ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एनाबीना नॉस्टॉक, ये सब की सब इनके पास जो प्लाज्मिड होगा या जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। उसके बाद अंदर ये जो मटेरियल है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक, जिसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया मोनेरा का। अब उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं मोनेरा में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कैसे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले आए हैं इस धरती पे, जिनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो सब्सटेंस है, केमिकल है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर ब्रांच चेन लिपिड्स की प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरह से एक ही लेयर ब्रांच होगी, ब्रांचेस भी होंगी, लिपिड की सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आर्के बैक्टीरिया की। अब आर्के बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस कौन होते हैं, जिनके पास जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल्स एंड मार्स, मार्स जो प्लेनेट है वहाँ पे प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया। और र्यूमेन ऑफ कैटल्स की जो, जैसे जो गाय भैंस होते हैं, जो भी पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम कैटल्स बोलते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसका एक पार्ट है र्यूमेन, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4। ओके, इस तरह से कार्बन से चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच होते हैं।
इसको बोलेंगे CH4। उसके बाद हेलोफाइल्स की बात करें तो ये हेलोफाइल्स वो प्रेजेंट होते हैं हाईली सलाइन वाटर में, मीन्स सी में प्रेजेंट होते हैं ये हेलोफाइल्स, इसलिए इनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स, ये कैसे होते हैं? प्रेजेंट इन हॉट एसिडिक सल्फेट्रिक स्प्रिंग्स। ठीक है, वो उन झरनों में होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे हिली एरियाज में देखे होंगे आप, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, मीन्स कोल्ड एरिया में होते हुए भी वो झरने एकदम गरम गरम पानी उनमें बहता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये इस तरह के बैक्टीरिया। ठीक है, जिनको हम बोलेंगे थर्मोफाइल्स। ये हेलोफाइल्स हैं, ये मिथेनोजेंस हैं। ओके, मेथानोजेंस कहाँ मिलेंगे? रूमेन ऑफ कैटल्स एंड मार्स में। हेलोफाइल्स सलाइन वाटर में, हाईली सलाइन वाटर में। ठीक है, और थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ मिलेंगी? बहुत ज़्यादा हॉट और एसिडिक स्प्रिंग्स में। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आर्की बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें, अब यू वर्ड जहाँ भी आएगा बायो में उसका मतलब होगा ट्रू। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू फॉर्म में बैक्टीरिया है। ओके, ये तो बहुत ही एंशियंट हैं, पहले के हैं, अब ये हैं ट्रू बैक्टीरिया। एकदम बैक्टीरिया के जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं। तो यू बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया, इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा बाय फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फिजन, जो बाइनरी फिजन होते हैं, इसमें बॉडी, एक बॉडी किसमें, दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? फिजन। ठीक है, अब उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर तीन तीन तरह से होगा: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में हमेशा बहुत बेसिक टाइप का होता है। मेल और फीमेल का कोई गैमेट का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बेसिक होता है, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं उनको हम बहुत सारे बेस पे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला हमारा बेस है कि हम उनके बिहेवियर के बेस पे क्लासिफाई करें। तो अगर हम बिहेवियर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं अपने यू बैक्टीरिया को, तो दो तरह के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं: ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो हैं जिन पे जो स्टेन है, जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल वायलेट, अगर वो उन पे चढ़ गई और वो पर्पल कलर के हो गए, तो तब तो वो कैसे हो जाएंगे? ग्राम पॉजिटिव। और अगर हमने जो क्रिस्टल वायलेट कलर में उनको डुबोया और उन पे वो स्टेन नहीं चढ़ा, वो अपने ही कलर के रहे, पिंक और रेड कलर के हो गए, ठीक है, वायलेट कलर के नहीं हुए, हल्का कलर चढ़ा, पूरा पर्पल नहीं चढ़ा, तो उनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम, ग्राम पॉजिटिव का, और ग्राम नेगेटिव का है राइजोबियम। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियरली समझ आ गई होगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो हैं जिन पे स्टेन चढ़ जाए, स्टेन का नाम है क्रिस्टल वायलेट, अगर स्टेन चढ़ गया, पर्पल कलर के हो गए, तो ग्राम पॉजिटिव। स्टेन नहीं चढ़ा और वो पर्पल कलर के नहीं हुए, या तो पिंक कलर के हुए या लाइट पिंक कलर के हुए, तो वो कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव। एग्जाम्पल्स क्लॉस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव, राइजोबियम ग्राम नेगेटिव। उसके बाद देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस। अब ग्राम स्टेनिंग, जिस पे चढ़ गया वो पॉजिटिव, जिस पे नहीं चढ़ा वो नेगेटिव। उसके बाद अगर हम सेल वॉल की थिकनेस की बात करें, तो देखो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, बट ग्राम नेगेटिव की कैसी होती है? थिन होती है। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। टाइकोइक एसिड एक केमिकल होता है, वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। एलपीएस की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, बट आप एक बार इसको देख सकते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बस एग्जाम्पल्स याद करने: स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, और उसके बाद इकोलाई और साल्मोनेला किस में आता है? ग्राम नेगेटिव में। तो ये इकोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया, एश्रिकिया कोलाई, इसको यूज़ किया जाता है बायोटेक में, इसको एज वेक्टर यूज़ किया जाता है, जो भी आप डिजायर्ड डीएनए है उसको ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप इसको पढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बिहेवियर के हिसाब से हमने यू बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया: ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कि हम उसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनकी शेप को देखते हैं और उस हिसाब से उनको डिवाइड करेंगे। तो उस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो चार तरह के बनेंगे: कोकस, बेसिलस, स्पायरलम और विब्रियो। तो कोकस बैक्टीरिया वो होते हैं जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, मीन्स उनकी शेप कैसी है? गोल गोल। बेसिलस वो होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं।
स्पायरलम वो होते हैं जो स्पायरल शेप्ड होते हैं, और विब्रियो कॉमा शेप्ड। अब इसको याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हो, VBSC, ठीक है। V फॉर बेसिलस, और बी फॉर विब्रियो, बी फॉर बेसिलस, और S फॉर स्पायरोलम, और C फॉर कोकस, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए VBSC एक इस तरह से ट्रिक बना सकते हो और आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं, तो दो तरह के, ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ कौन होंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जांपल हो जाएंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। हेटरोट्रोफ्स कौन होंगे? जो सेप्रोफाइट्स होंगे, मीन्स जो जैसे जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड करेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे? हेटरोट्रोफ्स। ये या तो सिम्बाइसिस कर लेंगे, दो चीज़ों के साथ मिलके सिम्बाइसिस कर लेंगे, ये उससे फीड करेगा और कोई इस पे फीड करेगा, तो इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बना सकते हैं। एनाबीना नॉस्टॉक हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होता है, वो एसोसिएशन बना के वहाँ से फूड गेन करते हैं, ठीक है। तो या तो ये सिम्बायोसिस कर सकते हैं, या पैरासाइट, एज पैरासाइट किसी के ऊपर फीड करेंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो हेटरोट्रोफी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये एसोसिएशन बना ले सिम्बायोटिक, और या पैरासाइट के रूप में उसमें जाके चिपक जाए, या इनसाइड बॉडी चले जाए या आउटसाइड, ठीक है। अब देखो मेन एग्जांपल्स, साइनोबैक्टीरिया। अब मोनरा के अगर हम मेन मेन एग्जांपल्स की बात करें, तो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन इन कलर होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ग्राम नेगेटिव होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, और कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मीन्स इनकी कॉलोनी भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। हैविंग द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। इनके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है, जिससे इनके पास कैपेसिटी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इनका नॉस्टॉक, एनेबीना और माइक्रोसिस्टेस। अब देखो इनके पास क्या कैपेसिटी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉस्टॉक होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, ठीक है। और एनेबीना नॉस्टॉक ये दोनों ही यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे हम लोग इसका पूरा साइकिल पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ आएगा। अभी बस इतना याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, और इनको जनरली हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो माइकोप्लाज्मा की बात करें। माइकोप्लाज्मा कैसे हैं? सिंपलेस्ट हैं, स्मॉलेस्ट हैं, और फैकल्टेटिव एनारोबिक हेट्रोट्रोफिक। देखो सिंपल हैं, स्मॉल हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक मीन्स, फैकल्टेटिव एनारोबिक मीन्स जब ज़रूरत पड़ती है तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। हेट्रोट्रोफिक मीन्स ये दूसरे पे डिपेंड हैं फॉर फूड। उसके बाद फ्री लिविंग है, ठीक है, प्रोकैरियोट हैं, ओके, विदाउट सेल वॉल, इनके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है PPLO, इसको हम बोलेंगे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आए सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो इसको बोलेंगे हम PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। अब उसके बाद देखो बैक्टीरिया के कुछ बेनिफिट्स भी देख लो। बेनिफिट्स क्या हैं? बटर को बनाने में लैक्टोबैसिलस लैक्टेस का यूज़ होता है। योगर्ट मीन्स दही को बनाने में लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस का यूज़ होता है। देखो योगर्ट और कर्ड अलग अलग है, ठीक है। योगर्ट बनाने में लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस का यूज़ होता है। कर्ड बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का यूज़ होता है। चीज़ बनाने में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज़ होता है। एसिटिक एसिड में लैक्टोबैक्टर एसिटाई, एसीटोन और बुटानिल क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, लैक्टिक एसिड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोकोकस। विटामिन B1 किसमें होता है? फ्यूजोबैक्टीरियम बेरियम। इन टी और टोबैको में कौन यूज होता है? बैसिलस मेगाटेरियम। मीथेन मिथानोबैक्टीरियम। बायोफर्टिलाइजर्स ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज हो गई। हार्मफुल एक्टिविटीज क्या हो गई भाई? फूड स्पॉइलेज, वाटर कंटेमिनेशन, स्पॉइलेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्रॉप का डिस्टर्ब कर लेते हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन में डिसीजेज बहुत सारी, जैसे बहुत फेटल है कॉलेरा,
और न्यूमोनिया, ठीक है, जिसको कॉलेरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कॉलेराई, ठीक है, और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ये सारे बैक्टीरिया इस तरह की डिसीजेज भी कॉज करते हैं जो इनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं। तो बैक्टीरिया पूरा क्लियर हो गया होगा, मोनरा में हम लोग को बैक्टीरिया ही पढ़ना है, तो वो पूरा क्लियर हो गया आराम से कि दो आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। उसके बाद यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्ट्रक्चर कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, न्यूट्रिशन बड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो मोस्टली सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में उसको पूछ लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।